तो आज हम देखेंगे 2024 का जो है जुलाई में पेपर हुआ था सीटेट का, उसको कि कैसा ही पेपर आया था, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये 2024 का पेपर है, ये जो है जुलाई में हुआ था जो है, उसके जो है सीडीपी के क्वेश्चंस है मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। ये पूछ रहा है सीसी के बारे में, यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे, पहला है सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो। दूसरा है वृद्धि और अधिगम रिपोर्ट पोर्टफोलियो। तीसरा है मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। और चौथा है जो हमारा, ये है मानकीकृत बुद्धि परीक्षण, यानी कि कह रहा है स्टैंडर्ड जो है इंटेलिजेंस टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, या फिर जो है वर्क पोर्टफोलियो, या फिर जो है ग्रोथ का और लर्निंग का। अब यहाँ पे देखेंगे जो दो चीजें पूछ रहे कह रहा है ये ग्रोथ एंड लर्निंग, यानी है कि वृद्धि और अधिगम का प्रगति जो है, प्रोग्रेस जो है वो बताना पूछ रहा है कि सीसी क्या करता है। यही काम करता है सीसी, जो ग्रोथ होती है और जो लर्निंग होती है, इसको मेजर करने के लिए जो है इवैल्यूएशन जो होता है इसका होता है। तो ये जो मूल्यांकन होगा सीसी, ये करेगा हमारा वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो को। अब दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। इसके लिए जो है कारण ये दे रखा है कि समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। अब ये जो है कथन है इसका कि शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों को देखना चाहिए। ठीक है, कि वो बच्चों के साथ भेदभाव तो नहीं कर रहे हैं, वो कैसे बच्चों को देख रहे हैं। ये तो एकदम ठीक बात है, ऐसा ही करना चाहिए शिक्षकों को। अब दूसरा है समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। ये भी ठीक है कि अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है तो आप कुछ भी जो है फिक्स नहीं कर सकते हो, डायनामिक रहनी चाहिए, चीजें स्थिर नहीं रह सकती हैं। अगर समस्या समाधान में चेंजेस तो होंगे ही, तो बात तो ये भी ठीक है, मगर इस बात का इससे जो है हमारे इस सभी कथन से इस कारण का कोई लेना देना नहीं है। तो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड हो जाएगा। हाँ ठीक है, सेकंड हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अवि कहता है, मुझे अंकों की समझ नहीं है। ठीक है, क्या है, अवि को अंकों की समझ नहीं है। अब अवि अपने जो है प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है, किस्मत को, कार्य कठिनाई, कोशिश की कमी, या योग्यता का अभाव। यहाँ तो उसने कोई किस्मत की बात नहीं की है कि मैं लकी हूँ अनलकी हूँ। उसने ये भी नहीं बोला है कि मुश्किल था पेपर, जो भी है टेस्ट था मुश्किल था। तीसरा जो है कोशिश की कमी, उसने ये भी नहीं कहा कि मैंने ट्राई कम किया है ज़्यादा किया। उसने सीधा कहा कि मुझे अंक नहीं समझ में आते, यानी कि इसका आंसर हो गया 4। योग्यता का अभाव, उसने साफ बता ही रहा है, वो कह ही रहा है कि मुझे अंकों की समझ नहीं है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा लैक ऑफ एबिलिटी। फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है।
दोबारा क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार। इनका जो सिद्धांत है वाइगोत्स्की का सिद्धांत, सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए इनमें से कौन सा दृष्टिकोण होगा। ठीक है, तो पहला देखते हैं। पहला है छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह से संबंधित हो। अब ऐसा तो नहीं होता, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में ये तो नहीं है कि बिल्कुल ही जो है असंबंधित हो, तो ये तो नहीं हो सकता। वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या है आपको पता ही है, वो जेड के बारे में बता रहे थे जो है। जेड का सिद्धांत जो है ये इनका सिद्धांत है। तो ये सोशल कल्चरल के बारे में बात करते हैं वाइगोत्स्की, सोशियो कल्चरल। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। दूसरा है छात्रों को वर्तमान स्तर पर आधारित, छात्रों को वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन। ठीक है, ये सही लग रहा है थोड़ा सा। इसको देख लेते हैं कि जहाँ पे बच्चा है उसी पर जो बेस पर उसको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना है, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। आगे देखते हैं। छात्रों को कोई सहायता नहीं देना, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद छात्रों को कोई ऐसा काम प्रदान करना जिससे वो व्यक्तिगत रूप से प्रतिबंधित और पूरा कर सके, नहीं ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया कि ज़बरदस्ती करने वाली बात। ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर इसका सेकंड ही होगा। छात्रों को वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। अगला देखते हैं 5वां नंबर का प्रश्न। और ये जो मैं प्रश्न आपको करा रहा हूँ ये 2024 के जुलाई पेपर से ही मैंने लिए हैं, जो सीपीडी का पेपर था। फोर्थ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। प्रगतिशील शिक्षा, कहाँ गया, प्रगतिशील शिक्षा हो गया आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में शिक्षक की भूमिका, रोल। ठीक है, रोल ऑफ टीचर। तो क्या करता है, शिक्षक ज्ञान के प्राथमिक स्रोत होते हैं, नहीं प्रगतिशील शिक्षा में नहीं होते हैं। इसमें तो क्या होता है, प्रगतिशील शिक्षा में तो बच्चा खुद सीखता है, वो कंस्ट्रक्ट करता है खुद से, तो ये तो नहीं हो सकता है। दूसरा है शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में काम करते हैं, ठीक लग रहा है ये ऑप्शन। उसके बाद तीसरा देखते हैं, शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम को ज्यों की त्यों लागू करते हैं, नहीं भाई, एज इट इज कभी नहीं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में एज इट इज कुछ नहीं है, ये हमेशा डायनामिक रहता है। ठीक है, तो एज इट इज तो कुछ नहीं है, इसको तो भाई पहले ही काट दो। उसके बाद जो है फोर्थ है शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर, स्वतंत्र रूप से कार्य तो करने देना है मगर हाल पे नहीं छोड़ना है, उनकी हेल्प करनी है, उनके हाल पे नहीं छोड़ना है, हेल्प तो करनी है, तो ये भी गलत हो गया। इसका ऑप्शन हो गया सेकंड, शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है जो है गार्डनर की दी गई बुद्धि अवधारणा। अब गार्डनर की जो इंटेलिजेंस है उसके बारे में पूछा हुआ है, कितने तरह की इंटेलिजेंस बता रहे हैं गार्डनर। अगर आपको याद होगा तो आप मुझे कमेंट करके इसमें बताना, गार्डनर कितनी तरह की इंटेलिजेंस की बात करते हैं। ठीक है, कई तरह की इंटेलिजेंस होती है ना, जैसे कोई मैथ में बढ़िया होता है, मैथ की इंटेलिजेंस उसकी बढ़िया होगी, कोई लॉजिक में बढ़िया होगा, लॉजिकल इंटेलिजेंस होगी उसकी। ठीक है, उसके बाद ठीक है, उसके बाद ऐसी कोई म्यूजिक में होगा, ठीक, म्यूजिक की इंटेलिजेंस होगी। ऐसी इंटेलिजेंस बताई है गार्डनर ने, तो आपको मेरे को बताना है कमेंट करके। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि इसकी जो है अवधारणा किस ऑप्शन में है। सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते हैं, नहीं, अभी मैंने आपको बता दिया कि कई तरह के लोग होते हैं, कई तरह की बुद्धि होती है सब में,
तो सब एक जैसे तो है नहीं। अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं, ये तो बात सही है बिल्कुल। ये अलग अलग ही योग्यता की बात हो रही है सारी यहाँ पे। ठीक है, सारी जो हमारी बात हो रही है अलग अलग योग्यता की हो रही है। उसके बाद जो है, तो इसको रख लेते हैं अपने पास हम। उसके बाद थर्ड जो है, बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता है। बुद्धि का केवल एक ही आयाम नहीं, बुद्धि के कई आयाम होते हैं, ये भी गलत है। बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है। सिर्फ प्रैक्टिकल तो हर चीज में नहीं हो सकती है, थ्योरी तो हम पढ़ते ही हैं। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया और इसका ऑप्शन सेकंड होगा। अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं, यही गार्डनर कहता है अपने इंटेलिजेंस की थ्योरी में। सेवेंथ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आया था पिछली बार। वो है, इनमें से जो है कौन सी अवधारणा, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा का क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है। यानी कि बच्चा जो है, इंग्लिश में देख लेते हैं नहीं समझ आए तो भाई। कौन सा जो कंसेप्ट है जो है, अकॉर्डिंग विद चिल्ड्रंस ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव कॉग्निटिव एबिलिटीज जो है बच्चे की कैसे धीरे धीरे बढ़ती हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही से बताता है। पहले बच्चा चित्र देखता है, ये देख लेते हैं पहले। क्रिया आधारित, छवि आधारित, फिर संकेत आधारित। दूसरा है छवि आधारित, संकेत आधारित, क्रिया आधारित। तीसरा है संकेत आधारित, क्रिया आधारित, छवि आधारित। तब इतनी तो हमको पढ़ने नहीं है सारे ऑप्शन, ये हमें पता ही होना चाहिए। ठीक है, और जो है ये जो है और जो है ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है ब्रूनर से। और ये ब्रूनर की जो और ये जो ब्रूनर की थ्योरी है स्टेजेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, वहां से क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला। पहले बच्चे एक्टिविटी करते हैं, फिर उसको समझने लगते हैं, फिर जो है सिंबल से भी उस बात को समझ जाते हैं। एक्शन बेस्ड होते हैं पहले। ठीक है, पहले बच्चा कोई काम करता है, फिर कोई इमेज दिखाओ उस काम की उससे रिलेटेड, तो उस बात को समझ जाता है कि ये काम करना है। फिर जब उसे इशारा किया जाता है उस काम के बारे में, तो वो भी करने लग जाता है। बाकी में क्या है, ये नहीं करेगा। पहला होगा शुरू काम करके ही होगा, बच्चा काम करके ही पहले सीखेगा जो उसने प्रैक्टिकल किया होगा। 8th क्वेश्चन है, ये असर्शन वाला क्वेश्चन है। टीचर शुड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू चिल्ड्रन इन क्लासरूम। किसके लिए, इफेक्टिव लर्निंग के लिए। शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। ठीक है, टीचर शुड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, संवेग, भावनात्मक, ये सब इमोशनल। ठीक है, और दूसरा क्या कहता है, इसका कारण क्या है, संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित है। तो ये तो बात एकदम सही है। इमोशन जो है और बच्चों की जो एक्टिविटी होती है वो तो जुड़ी होती है काफी ज्यादा, और बच्चों को सहारा देना ही चाहिए इमोशनल रूप से, ताकि वो सीख सके बढ़िया से। तो ये तो दोनों बातें ठीक लग रही हैं, तो ये दोनों ही सही हो जाएंगी कि ए और हर दोनों सही हैं, क्योंकि ये इसको बता रहा है ना कि इस वजह से जो है ये करना चाहिए, ये जटिल रूप से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये हम शिक्षकों को करना चाहिए। 8th क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं आप। Which of the following statement about development is correct?
करेक्ट बताना है कि निम्नलिखित में से विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। विकास असतत प्रक्रिया है, नहीं, असतत तो नहीं है। विकास चक्रीय तरीके से होता है लेकिन रैखिक नहीं होता। अच्छा ठीक है, रैखिक तो नहीं होता है, ये तो बात है कि ऐसे एक सीधी लाइन में तो नहीं होता, ये ठीक है। उसके बाद विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, नहीं ये भी नहीं होता, ये उसका उल्टा होता है। जनरल होता है, पहले सब एक ही जैसे होते हैं, ये तो जनरल से स्पेसिफिक की हो जाता है ना, ये सब एक ही जैसे पैदा होते हैं, फिर धीरे धीरे उनमें से जो है, पैदा तो सब एक ही जैसे होते हैं, फिर धीरे धीरे उनमें से जो है सब अपना अलग अलग तरीके से ग्रोथ करते हैं जिंदगी में। तो विकास के बारे में कथन तो सही नहीं है। अच्छा, विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अब विकास के जो है आप पहलू बताएंगे मेरे को कमेंट में, ठीक है। ठीक है, पहलू आप मुझे बताएंगे कमेंट में, विकास के पहलू। मगर ये स्वतंत्र नहीं होते हैं भाई, ये सब आपस में इंटररिलेटेड होते हैं, जिससे एक बच्चा ग्रो करता है। और ये जो है इसका आंसर होगा फिर सेकंड ही होगा, विकास चक्रीय तरीके से होता है। और यहाँ चक्रीय पे थोड़ा सा ट्रांसलेशन भी पड़ी है, चक्रीय तो थोड़ा सा कैसा हो गया, सर्कुलर, और ये स्पाइरल होता है, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे सब, ठीक है। फिर नाइन्थ हो गया हमारा, टेंथ क्वेश्चन को देखते हैं। फिर वाइगोत्स्की पूछा है, दूसरी बार है वाइगोत्स्की, वही वाइगोत्स्की जोड़ लो भाई, ZPD, ये ZPD है। अब ये क्या कहते हैं कि जो है बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं, अनुकूलन द्वारा, अडेप्टेशन से, या फिर आत्मवाक प्रयोग करके, या संतुलितीकरण के द्वारा, या फिर पुनर्बलन। जो बच्चे खुद कर रहे हैं तो पुनर्बलन का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि खुद को कोई कितना पुनर्बलन देगा। ठीक, हम अपना व्यवहार संतुलित बच्चे नहीं कर सकते, और अडेप्टेशन भी बच्चे तुरंत तुरंत नहीं करेंगे, तो इसका आंसर होगा सेकंड, इनर स्पीच। बच्चे अपने आप से बात करते हैं, वैसे तो अपने आप से हम भी बात करते हैं, और बच्चे भी अपने आप से बात करते हैं, प्राइवेट स्पीच, इसको हम इनर स्पीच को क्या बोलते हैं, प्राइवेट स्पीच भी बोलते हैं, ठीक है। हम आपस में जो बात, अपने आप से जो बात करते हैं, इसके माध्यम से जो है बच्चे अपने व्यवहार को रेगुलेट करते हैं। इलेवेंथ क्वेश्चन पे आते हैं। इलेवेंथ क्वेश्चन है जो कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने में संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है कि संरचनावाद, रचनावाद, ठीक है, सही हो जाए भाई, रचनावाद, जो भी है, संरचनावाद का हो रचनावाद का हो, इसमें भरोसा जो शिक्षक रखता है वो कैसे पढ़ाएगा, कौन सा दृष्टिकोण अपनाएगा पढ़ाने के लिए, लेक्चर देगा, नहीं देगा, वीडियो दिखाएगा, दिखा सकता है मगर और ऑप्शन देख लो पहले, ठीक है, पावर पॉइंट पे प्रस्तुति, ये भी दिखा सकता है मगर इससे बेस्ट ऑप्शन क्या है, निर्देशित खोज, ठीक है, गाइडेड डिस्कवरी।
बच्चे को खुद बोलेगा कि भाई अपना आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, अपना खुद कुछ खोजो, जो भी समस्या है उसका सॉल्यूशन खोजो। तो ये चीज़ें भी हेल्प कर सकती हैं, मगर जो बेस्ट ऑप्शन है यही है। इसका आंसर 4 हो जाएगा कि बच्चे को हम बताएंगे कि कैसे खोजना है, जहाँ जहाँ उसको समस्या आएगी उसकी हेल्प करेंगे। स्मृति सहायक विधियाँ। स्मृति सहायक विधियाँ तो हो सकती हैं भाई, ठीक है। जैसे कि आप लोग सीखते हो ना, जोड़ना, किसी चीज़ को छोटा करके। जैसे वो आजकल क्या चल रहा है, कर्क रेखा वाला, कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। ऐसे छोटे छोटे से कविताएं बना दी, पोएम बना दी कुछ याद करने के लिए, तो ये तो फिर भी ठीक है। उसके बाद कंसेप्ट मैपिंग, ये तो बढ़िया तरीका है, और हमको बताना है नहीं, ठीक है। ये भी ठीक है, बहुत आइडियल तो नहीं कह सकते मगर ठीक है, फिर भी ये बहुत बेस्ट है। और ये भी ठीक है, विस्तृत दोहराव की बात, अच्छे से कंसेप्ट को समझ लिया जाए, उसकी मेमोरी बना ली जाए, ठीक। तो रटने को तो नहीं कह सकते हम, प्रभावी नहीं है रटना, क्योंकि जरा सा भी क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा या पूछने वाला अपना पूछने का तरीका बदल देगा तो आप फेल हो जाओगे वहां पे। इसका आंसर तो नहीं होगा ये ये प्रभावी स्मृति के लिए नहीं है। लगता है कि रट लेंगे मगर ये है नहीं। 13 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच, क्या है भैया ये आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, की विशेषता नहीं है यहाँ, ठीक है, इंग्लिश में बढ़िया दिखता है नॉट, विशेषता नहीं है, ठीक है, नहीं है बताना है। आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है बताना है, ठीक है। या खुला होना चाहिए, खुला प्रश्न कई उत्तर प्रस्तुत करने की अनुमति दे, ये तो भाई ठीक है होना चाहिए, तो ये नहीं में नहीं आएगा, ठीक है। यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित हो, ये तो भाई लग रहा है ये कैंडिडेट है इसका आंसर होने का, ठीक है, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग में फैक्ट नहीं, जहाँ क्रिटिकल थिंकिंग बोल दी जाए वहाँ फैक्ट नहीं, वहाँ एमसीक्यू नहीं, वहाँ फिल इन द ब्लैंक्स नहीं, नहीं कर दो भाई इसको, चीज को बिल्कुल नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स बिल्कुल नहीं आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न में, ठीक है। तो ये तो नहीं हो जाएगा इसका आंसर, यही इसका आंसर हो जाएगा भाई, यही हो जाएगा। यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है, ठीक है, क्योंकि अगले वाले जो है ये दिख ही रहा है, विश्लेषण मूल्यांकन, ये तो और ऊपर की बात हो गई, क्रिटिकल थिंकिंग में होता ही है विश्लेषण और मूल्यांकन। और यह उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान को बढ़ावा देता है, तो भाई क्रिटिकल थिंकिंग देता है और हमको बताना है कि नहीं देता है, तो नहीं में कौन सा जाएगा, सेकंड ही हो जाएगा। यह फैक्चुअल जानकारी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, वही असर्शन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं सीटेट में। फिर से अभिकथन, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। कारण क्या है, कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या एवं आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है, ठीक है, कि जो विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे हैं उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा में शिक्षण को जो है इसके लिए पूरी रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। ये तो बात एकदम ठीक लग रही है भाई, कि अगर कोई टीचर है तो उसको भाई अगर विविध जो है कल्चर के बच्चे हैं तो उनके हिसाब से पढ़ाना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। ये तो ठीक लग रहा है, ठीक है, बात ठीक है एकदम। कक्षा में समानता
कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या एवं आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। ये तो टोटली गलत बात है। अगर बच्चे अलग अलग हैं तो स्टैंडर्ड नहीं बना सकते उसको, करिकुलम को। असेसमेंट भी जो है स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। तो जो है सिर्फ एक ही सही है, ए ही सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 15, जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। अच्छा, गोल्डन रिट्रीवर है। गोल्डन रिट्रीवर से याद आ गया, हमने जो है एक ऐप बनाई है जो मैंने काफ़ी मेहनत से जो है बनाई है आपके लिए। प्ले स्टोर पे डाल दिया है उसको, ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने लिंक भी जो है नीचे दे दिया है उसका। उसका नाम रखा है, अभी तो मैंने एस सीटेड रखा है, मगर अभी मैं उसे चेंज करने वाला हूँ। और थोड़ा सा ये जम नहीं रहा था तो मैं उसको यू प्रेप सीटेड ही कर दूंगा, ठीक है। और वहाँ पर जो है आपको काफ़ी सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे, लगभग 15,000 एमसीक्यूज हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी थ्योरी भी है, और आप एक बार देख लीजिएगा। आप लिंक से जाके जो है मैं नीचे डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक से देख सकते हैं ऐप को, और आप डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको ठीक लगे तो आप रिव्यू भी दे सकते हैं कि कैसी लगी आपको ऐप, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं वापस। कि जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक कुत्ते को देखती है जो रस्टी जैसा दिखता है, एक और कुत्ते को देखती है जो रस्टी जैसा दिख रहा है, लेकिन उसकी नस्ल क्या है, अलग है, तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। अब आया भाई पियाजे। तो जीन पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास के किस सिद्धांत के अनुसार यह अवधारणा बताते हैं? बच्चा इसमें क्या कर रहा है बताओ आप। जो है जागृति जो है इस क्वेश्चन में क्या कर रही है? उसने एक कुत्ता देखा जो उसके कुत्ते जैसा ही है, मगर दिखता अलग है, और उसने उसको भी कुत्ता ही बोला है। केंद्रिता नहीं, ये कोई जिद नहीं कर रही है वहां पे। वस्तु स्थायित्व नहीं, वस्तु स्थायित्व का कोई मतलब नहीं है। तो कन्वर्जन नहीं कर रही है अपनी बात को, ठीक है। और वो क्या कर रही है, समायोजन कर रही है कि ये भी एक कुत्ता है, भले ही अलग दिखता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? एसिमिलेशन। उसने अपने स्कीमा में क्या किया, स्कीमा जो है, स्कीमा वर्ड तो आपको पता होगा। स्कीमा में जो है उसने अपने पहले से एक डॉग था, ठीक है, और वो मान लो अब उसके पास था जर्मन शेफर्ड, ठीक है। उसने एक और देख लिया, वो क्या है, वो बुल है, बुलडॉग है। मगर उसने जो अपने स्कीमा में जो है डॉग वाले इसको ही फिट कर लिया कि बुलडॉग भी कुत्ता ही होता है और जर्मन शेफर्ड भी जो है एक कुत्ता ही होता है। और ये उसका एग्जिस्टिंग स्कीमा है, उसके को कुत्ते के बारे में पहले से पता है, बस उसने क्या किया, उसको पहले पता था कि ये ही एक कुत्ता होता है, फिर उसने जब दूसरा देखा तो इसको भी समझ लिया कि ये भी कुत्ता होता है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई इसमें, ठीक है कोई बात नहीं। हेरिडिटी, हेरिडिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, अनुवांशिकता। पूरी तरह से एक व्यक्ति के किसका निर्धारण करती है? आपको ऑप्शन दे रखे हैं, सेक्स का, जेंडर का, एकेडमिक सक्सेस, लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल का। अब हेरिडिटी से क्या होता है, हेरिडिटी में क्या होता है, जो आपको आपके माता पिता से मिलता है, ठीक है, जिसको हम आप लोग बोलते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्रोमोसोम्स, जो एक्स वाई होता है मदर फादर से। अरे यार मेरा तो एक्स वाई भी थोड़ा ज़्यादा ही एक्स वाई हो गया। चलो अब ठीक है, एक्स वाई, ठीक है। तो ये मदर फादर से मिलते हैं, तो ये क्या डिसाइड करते हैं आपका? अब ध्यान देना है कि जेंडर जो है पहचान होती है,
वो अपने आप को क्या मानता है कोई भी व्यक्ति। ठीक है, शैक्षणिक सफलता का तो इससे कुछ लेना देना है नहीं, ये ऑप्शन कट गया। सीखने की शैली का भी इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये भी ऑप्शन कट गया। ऑप्शन सिर्फ यही बचता है कि उसका सेक्स, कि वो मेल है या फीमेल है, वो डिसाइड होता है इससे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला एक, क्योंकि वो क्योंकि क्या पूछ रहा है यहाँ पर, आनुवांशिकता, हेरिडिटी। ये चीज तो सिर्फ यही आता है कि आप कैसे हो, आपका शरीर कैसा है, ये तो इस पे ही डिपेंड करता है, आनुवांशिकता पे ही। 17 नंबर पे फिर असर्शन, अभिकथन। ए, शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। किन्हें? बच्चों को। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को कक्षा में महत्व देना, उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। तो दोनों की दोनों बातें एकदम ठीक है और ये बिल्कुल इसको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा। हाँ ठीक है, पहला हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या करता है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, दोहराव व बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है? दोहराव, रिपीटेटिव एंड रिचुअलिस्टिक। ठीक है, बिहेवियर किसकी पहचान है? ये थोड़ा सा हिंदी का तो जो है ऑप्शन लग रहा है खतरनाक वाला। इंग्लिश में देखते हैं। ऑटिज्म, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, लर्निंग डिसेबिलिटी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, सेरेब्रल प्लेस्पी। ये तो भाई दिमाग की बीमारी है। ठीक है, तो ये तो बार बार नहीं हो सकता, ये तो किसी को बीमारी ही है। ठीक है, उसको लकवा ही मार गया है तो क्या ही बोलेंगे। उसके बाद जो है तीसरा ऑप्शन क्या है ये, अटेंशन डेफिसिट हाइपर। ठीक है, ठीक है, हाइपर एक्टिव है कोई, तो ये भी एक मानसिक बीमारी है, तो ये भी इसका सही आंसर नहीं होगा। इसने क्या बोला? रिपीटेटिव एंड रिचुअलिस्टिक, दोहराव और बारंबार। ठीक है, और लर्निंग डिसेबिलिटी तो नहीं है क्योंकि यहाँ पढ़ने की बात तो नहीं, वो बार बार दोहरा रहा है किसी चीज को। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल, बचेगा हमारे पास ऑप्शन, ऑप्शन एक ही बचेगा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। क्या है? स्वलीन क्रम विकार। क्या होता है ये स्वलीन क्रम विकार? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है ये? इसमें क्या होता है, ऑटिज्म में क्या होता है कि जो सोशल स्किल्स होती हैं हमारी कम हो जाती हैं। क्या कम हो जाती हैं? सोशल स्किल्स। किसी भी बच्चे की या कोई भी जो है उसकी सोशल स्किल क्या हो गई है? कम हो जाती है। ठीक है, और वो एक ही जो है कोई भी काम बार बार करता है, उसको दोहराता है, उसको ये नहीं समझ में आता है कि ये गलत है या सही है। 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर क्या है? लर्नर फील्स एंगेज्ड एंड एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग। जो बच्चा है, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करता है कब? गतिविधियां उसके संदर्भ से संबंधित होती हैं, यानी कि बच्चा जो है, आप उससे रिलेटेड कोई चीज बात करते हो तो वो अच्छे से सीखता है, या जिसमें दोहराव और अधिगम हो के दोहराव और क्या है, रटना। दोहराव रटना तो नहीं। सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा करोगे तो सीखेगा बढ़िया से, सक्रिय रूप से भाग लेगा बिल्कुल नहीं। उसको जो पहले से पता है उसको अलग ही कर दो, उसको मत पूछो कि भाई तेरे को क्या पहले से पता है, तो आपसे जुड़ेगा बिल्कुल नहीं। यही होगा
की गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं। एक्टिविटीज रिलेटेड टू देयर कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो वो बात जानते हैं पहले से, ठीक है, जो वो मानते हैं, जो वो जानते हैं, उसी के बेस पर आप जो है पढ़ाओगे तो बच्चा सक्रिय रूप से शामिल महसूस करेगा। ठीक, हमेशा बच्चे की जो रियल लाइफ से जो चीज़ें जुड़ी होती हैं, रियल लाइफ, उसी के कॉन्टेक्स्ट पे पढ़ाना है तो बच्चा आपसे सक्रिय रूप से शामिल होकर जुड़ेगा और पढ़ेगा। 20 क्वेश्चन, चलो भाई 20 क्वेश्चन तो कर लिए हमने। और याद रखना ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं हर बार। जो सीबीएसई है हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन डालता है, ठीक है। और घुमा फिरा के मैंने कई बार के पेपर देखे हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही रहने वाले हैं, इसी के आसपास कि वो एक तो जो है 2 या 3, लगभग 2 या 3, इससे ज़्यादा नहीं, जो है विचारकों के जो है उनके क्वेश्चन डाल देगा। और बाकी जो क्वेश्चंस यही होंगे कि बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे पढ़ते हैं उनका, और 1-2 असेसमेंट के क्वेश्चन होंगे। चलो यहाँ भी देखो, लर्निंग डिफिकल्टीज, यानी कि सीबीएसई का पूरा फोकस बच्चे के ऊपर ही रह रहा है, तो कैसे पढ़ते हैं, कैसे सीखते हैं, ठीक है। लर्निंग डिफिकल्टीज शिक्षण सीखने की अक्षमताओं और कठिनाइयों वाले बच्चों में क्या होता है, क्या होता है उनमें? नज़र कमजोर होने का करने में परेशानी होती है, नहीं, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या होती है, चलो कुछ हद तक हो सकती है, मगर फिर भी पढ़ने कैसे क्या लेने दें, कुछ नहीं, ठीक है। एक जैसे दिखने वाले अक्षर वर्ड को भ्रम होता है, ठीक है, ये है, ये रियल प्रॉब्लम है कि बच्चा 6 को 9, 9 को 6 बोल सकता है, ठीक है। वो जो है क और फ में कंफ्यूज हो सकता है, ठीक, ये सब तो रियल चीज़ें हैं। और ये लर्निंग जो है डिसेबिलिटी हो गया कि बच्चा जो है अक्षर या वर्ण को लेकर के भ्रम में रहता है। इसका आंसर वैसे यही है, ठीक है, 3। मानक बुद्धि परीक्षण और ये आईक्यू के बारे में, तो आईक्यू का तो इससे कुछ लेना देना नहीं है। लर्निंग डिसेबिलिटी का आईक्यू से बहुत कुछ लेना देना नहीं है, तो यही है इसका आंसर कि बच्चा बी को डी, डी को बी, ये समझ लेता है लर्निंग डिसेबिलिटी है तो ठीक हो जाती है। आईक्यू ही किसी का कम है तो उसका तो कुछ इलाज नहीं है ना, ये तो कठिनाई नहीं है, तो एक प्रॉब्लम हो गई, तो इसका आंसर 3 रहेगा, ठीक है। 21, ऐसे बच्चे जिन्होंने, क्या भाई है, ऐसे बच्चे जिन्होंने, यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है कहलाता है। अच्छा, थोड़ा सा भाई ट्रांसलेशन बड़ी गड़बड़ है इनकी, चलो यहाँ देख लेते हैं हिंदी में, तो देख लिया, इंग्लिश में देख लेते हैं। पीरियड वेयरिंग डेवलपमेंट इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है, बाय एनवायरमेंटल सपोर्ट इज कॉल्ड, ठीक है। एनवायरमेंटल सपोर्ट से जो है डेवलपमेंट होता है उसे क्या कहते हैं? डिडक्टिव, नहीं। नेटिव पीरियड, नहीं, नेटिव पीरियड भी नहीं। इंट्यूटिव पीरियड, सहज काल, बड़ा सही लग रहा है ये, सहज काल, वह इन्वायरमेंट से हो रहा है, मगर ये भी नहीं है इसका आंसर। तो इसका आंसर है सेंसिटिविटी पीरियड। यहाँ पर क्या होता है, लर्निंग अगर इन्वायरमेंट से हो रही है तो सहज नहीं हो रही है, यहाँ जो है आप सीख रहे हो, इसमें क्या है, आप सीख रहे हो, स्टिमुली होगा, ठीक है, स्टिमुली होगा, फिर आप उस पर रिस्पॉन्ड करोगे, ठीक है।
तब एक नई जो है लर्निंग आएगी, एक नई लर्निंग होगी आपको, ठीक है। तो ये सेंसिटिव पीरियड इसका आंसर होगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर पे आ गए हैं। विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं? स्टीरियोटाइप्स जो है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर भेदभाव, जेंडर पहचान, जेंडर टाइपिंग, क्या है ये बताइए आप। देखो फिर से क्वेश्चन आया ना, जो है इंक्लूसिव, जो है ना इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। सीटेट में भाई इसके जो है 3 4, कभी कभी तो 5, इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देख लो यहीं से, ठीक। तो ये भी इसी बारे में ही है कि जो है वेरियस जेंडर को जो है क्या कहा जाता है, पूर्व कल्पित, है ना। ये देखो पूर्व कल्पित, पहले से क्या कहते हैं, भेदभाव नहीं कहा जाता, उसको रूढ़िवादिता ही बोलते हैं। रूढ़ि मतलब पहले से ही आपने किसी चीज को मान लिया है तो रूढ़ी हो गई एक तरीके से ना, उसको रूढ़िवादिता ही कहेंगे, ठीक है, जेंडर रूढ़िवादिता। उसके बाद आते हैं 23 नंबर पे। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, एक समावेशी शिक्षा, एक समावेशी कक्षा, सॉरी शिक्षा नहीं कक्षा, एक समावेशी कक्षा। अभी मैं आपको बता रहा था पीछे, मैंने तो वैसे सारे क्वेश्चन देखे भी नहीं है क्या क्या थे, तो पीछे मैं कह ही रहा था कि 3 4 क्वेश्चन तो जो है ये इसी से ही आते हैं। इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया ना, इंक्लूसिव क्लासरूम, ठीक है। में क्या होता है, बच्चे पाठ्यक्रम पे काम करते हैं हमेशा ना, नहीं करते। सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वो कक्षा की क्रिया में शामिल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। विशेष बच्चों को जरूरतमंद और आश्रित रूप में देखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, विशेष हो चाहे बच्चा, सब बच्चे बराबर हैं। उसके बाद सभी बच्चे समान पाठ्यचर्या का पालन करते हैं, सभी शिक्षार्थियों के लिए, ठीक है। न तो समान पाठ्यचर्या का पालन किया करवाया जा सकता है सभी बच्चों से, और न सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षागम शिक्षा शास्त्र अपनाया जाता है। बच्चा डिफरेंट है तो थोड़ा बहुत तो चेंज करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म पेडागोजी नहीं होती, ये डायनामिक होती है, हमेशा डायनामिक ही होगी बच्चे के हिसाब से, ठीक है। तो इसका यही आंसर होगा सेकंड, 23। उसके बाद 24, 24 नंबर, क्रिटिकल थिंकिंग। पीछे भी एक क्वेश्चन हमने देखा था क्रिटिकल थिंकिंग, फिर से क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना, छात्रों के ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करने के लिए, उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल बढ़ावा देने के लिए, छात्रों को जानकारी याद करने के लिए नहीं। छात्रों का आकलन, आकलन कहाँ हो रहा है यहाँ पे भाई, सोच, सोच में आकलन का क्या काम हो गया। छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान, क्या है भाई ये प्रक्रियात्मक ज्ञान, प्रोसीजर, प्रोसीजरल नॉलेज, ठीक है। प्रक्रियात्मक ज्ञान के लिए सक्षम बनाना नहीं, प्रोसीजर का ज्ञान क्या करेगा इसमें, प्रोसीजर तो भाई क्रिटिकल थिंकिंग में थोड़ी ना आएगा, वो तो मैकेनिकल थिंकिंग हो गई। तो क्या बनेगा इसका आंसर, था थर्ड ही बनेगा, उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व्स इन एनालिसिस, क्या करती है क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस करती है, उसको बिल्कुल
याद रख लो आप। दिस इज, ठीक है। 25 नंबर, सामाजिक रचनावादियों, क्या है? सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट। सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिगम व्यक्तिवादी है, अलगाव होता है, नहीं। अधिगम केवल कक्षा का या औपचारिक शिक्षक विन्यास होता है, नहीं भाई। केवल औपचारिक थोड़ी होता है, स्कूल में ही थोड़ी कोई सीखता है या क्लास में, वो तो सब जगह सीखते हैं हम लोग। नहीं, ये भी नहीं। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया, वाह शाबाश, नहीं बिल्कुल नहीं। अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है, बिल्कुल भाई। सोशल के बारे में बात कर रहा है ना सामाजिक रचनावादी, तो क्या करेगा? सोशल कंस्ट्रक्ट ही करेगा कुछ भी, तो सामाजिक प्रक्रिया होगी अर्थ निर्माण की, ठीक है, समाज के काम की जो है प्रक्रिया जो है वो अधिगम है। अब आपको जो है बताना है कि ये जो है सोशियो कंस्ट्रक्ट वाले जो हैं कौन कौन से जो है विचारक थे इसके, ठीक है। सोशियो कंस्ट्रक्ट वाले जो विचारक वो आपको बताने हैं मुझे कमेंट करके। चलो एक तो मैं आपको बता देता हूँ, वाई गोस तकी, ठीक है। अब आपको दूसरा कोई एक बताना है, 26 नंबर। 26 नंबर पे देखते हैं क्या था। वही ये फिर से अभिकथन, मुझे लग रहा है कि 7-8 अभिकथन तो हमने कर ही लिए होंगे। तो पहला कथन है भाई, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना, 2 शब्दों के वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते, काहे को नहीं करते? ये पूछ अगला होना चाहिए ना कारण, इसका कारण तो होना चाहिए। विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक हैं और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफी भिन्न होता है, ये बिल्कुल सही बात है भाई। अगर ये ऐसा होता है तो कई बच्चे नहीं भी बोलते हैं 20-20 महीने तक, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो है हर बच्चा डिफरेंट होता है, सबका विकास भिन्न होता है। बिल्कुल दोनों सही हो जाएंगे, तो ए और आर दोनों सही है। 27 नंबर का क्वेश्चन देखो, ग्रोथ इन हाइट एंड वेट, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? क्वांटिटिव मात्रात्मक, गुणात्मक परिवर्तन, क्वालिटेटिव भावनात्मक, संज्ञानात्मक। क्या है ये? बच्चे की हाइट लंबाई बढ़ गई, 3 फुट 5 इंच का हो गया, वजन बढ़ गया 20 kg का हो गया, क्या है ये? क्या है? गुणात्मक है, उसके गुण में कोई परिवर्तन हुआ नहीं, भाव में परिवर्तन हुआ नहीं, क्या बढ़ा उसका? संज्ञानात्मक, उसका सोच समझ बढ़ गई क्या? बिल्कुल नहीं, क्या बढ़ा? क्वांटिटी बढ़ गई है कुछ उसकी, मात्रात्मक हो गया, ठीक है जी। 1 नंबर इसका आंसर हो गया। अब आते हैं 28 नंबर पे, हैंज दुविधा। अभी हैंज दुविधा किसको पता है? जिसको भी हैंज दुविधा पता है, हैंज डायलेमा, वो जो है नीचे कमेंट करके बता देगा कि ये जो है किसने इसके बारे में बात की थी, इसका थिंकर कौन है, ठीक है। इसका थिंकर आपको बताना होगा, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हैंज दुविधा को पेश किए जाने पर अणुमा तर्क देती है, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था, इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है,
लेकिन यह उचित है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की किस अवस्था में है? कौन सी अवस्था में है? देखो भाई, आंसर तो इसका क्वेश्चन में ही था कि कोहलबर्ग की थ्योरी है, ठीक है, जिसमें वो जो जाता है अपनी बीवी की, बीमार बीवी के लिए पैसे नहीं होते हैं तो दवा चुरा लेता है। तो ये जो है मोरल थ्योरी जो है, कोहलबर्ग की जो है मोरल थ्योरी, ठीक है, इसको मोरल डेवलपमेंट थ्योरी बोलते हैं। जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जो है कोहलबर्ग की, वहां से क्वेश्चन है कि भाई हेंज की जो है दुविधा पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है कि इन परिस्थितियों के लिए कानून ही नहीं बना है कि जब ऐसा कुछ हो जाए कि आपकी वाइफ बीमार हो, आपके पास पैसे न हो, आप दवा चुरा लो, तो क्या किया जाए। तो इस स्थिति में दवा लेना सही तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये ठीक है। तो क्या कह रही है इस बारे में? तो सिद्धांत क्या कहता है इस बारे में कि सामाजिक सरोकार और विवेक की अवस्था में है। नहीं है, छोटा बच्चा है, उसको अभी सरोकार के बारे में ज्यादा नहीं पता मालूम, ठीक है। नैतिकता का विरोधाभास व्यक्तिगत आधार और लोकतांत्रिक रूप से स्वीकृत कानून, दंड की ओर उन्मुख आज्ञाकारिता, यांत्रिक उद्देश्य और विनियम है। अब ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा कुछ बोल नहीं रही है कि उसे नहीं करना चाहिए था, कि उसे पुलिस पकड़ लेगी, या फिर उसे ले लेना चाहिए था चाहे जो भी हालत हो। वो तो यहाँ पर सीधी बात कर रही है ना, नैतिकता का विरोधाभास है यहाँ पे। इसका आंसर ही नहीं होगा दो। 29th क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बच्चे गिफ्टेड चिल्ड्रन के संदर्भ में कौन सा सही है? कौन सा सही है? क्या करते हैं वो? जोखिम से मुक्त होते हैं, सीखने की क्षमता में जोखिम से मुक्त होते हैं। अच्छा, प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। प्रतिभाशाली छात्र हमेशा खुश, लोकप्रिय और अच्छी तरह से समायोजित होते हैं। और क्या है चौथा? प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। तो भाई क्या वो मतलब जोखिम से मुक्त होते हैं कि वो नहीं सीख, ठीक है, कि उनको लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं हो सकती है? हो सकती है, तो ये तो सही नहीं है। उसके बाद प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से सभी, शैक्षणिक भी, सामाजिक भी, भावना तक सभी में, नहीं भाई सभी में नहीं कर सकता, चाहे कोई कितना ही होशियार क्यों ना हो, कितना ही प्रतिभाशाली क्यों ना हो, सभी में तो उत्कृष्ट नहीं हो सकता भाई। उसके बाद हमेशा खुश, लोकप्रिय, अच्छी समझ ना, हमेशा खुशी गलत बात है। ये हो सकता है कि और बच्चों की तुलना में थोड़ा तेज सीखते हैं, ठीक है। आंसर 4 हो गया इसका। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30, जीन पियाजे। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियानात्मक अवस्था की विशेषताएं हैं? ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। सेंसरी मोटर के बाद क्या आता है? प्री ऑपरेशनल, सेकंड नंबर है ना ये, ठीक है। अरे कहाँ भाई, थोड़ा सा क्या कह रहा था मैं, सेकंड नंबर है ये। पूर्व संक्रियात्मक सेकंड नंबर की स्टेज होती है ना, सेंसरी मोटर के बाद आती है ये, ठीक है।
कितने साल से होती है? सेकंड नंबर की होती है तो समझ लो 2 से 7 साल, ऐसे याद रख सकते हैं इसको, 2 से 7 साल की होती है ये, ठीक है। तो इसमें कौन सी विशेषता है इसकी? क्या करने लगता है बच्चा इसमें? वर्गीकरण कर लेता है क्या? नहीं, वर्गीकरण नहीं कर सकता है अभी, ज़्यादा क्लासिफाई नहीं कर सकता चीज़ों को, ठीक है। संरक्षण और अमूर्त चिंतन बिल्कुल नहीं, अमूर्त चिंतन भी नहीं कर सकता, और क्रमबद्धता भी नहीं कर सकता। नकल तो कर सकता है, नकल तो कर सकता है भाई, नकल तो कर सकता है मगर उसको उलट नहीं सकता, उसका उल्टा नहीं कर सकता, कि आप जो कर रहे हो सेम टू सेम उसका उल्टा ही करते नहीं कर पाएगा। हाँ, खेल सकता है, ठीक है, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, प्रतीकात्मक खेल हो सकता है उसके। तो चलिए यहीं तक थे 30 क्वेश्चन जो है मैंने आपको पूरे के पूरे 30 जो है सीटेट 2024 के जुलाई वाले दूसरे पेपर के, ठीक है। ये मैंने जो है आपको 30 क्वेश्चंस करा दिए हैं। और आप लोगों को मैंने उसके ऐप के बारे में बता दिया है, आप ऐप जो है जाके डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत अच्छी ऐप मैंने खुद बनाई है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है इसे बनाने में, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आप ऐप को जो है 2 बार, ठीक है, 2 बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका सीटेट जो है बड़े आसानी से क्लियर हो जाएगा, तो 100 नंबर तो बन जाएंगे बड़े आराम से, क्योंकि ऐप मैंने उसी तरीके से बनाई है कि आपके 100 मार्क्स बड़े आराम से आ जाएं अगर आप इसको 2 बार कर लेते हैं ऐप को तो, ठीक है। जो जितने भी सेक्शन दे रखे हैं बस 2 बार, खाली हर चैप्टर 2 बार, और बिल्कुल एक्यूरेट जो है सीटेट का सिलेबस मैंने लिया है जिस तरीके से उन्होंने लिखा है उससे, ठीक है, पूरा उसी तरीके से लिया है, कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं मैंने, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, जैसे सिलेबस है बिल्कुल सेम उसी तरीके से ऐप डेवलप की है। और फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐप पर चार्जेस बहुत कम है, 50 रुपये से शुरू है, 1-2 महीने के लिए आप 50 रुपये तो खर्च कर ही सकते हैं, और अगर आप साल भर के लेना चाहते हैं तो बस 130 रुपये आपके लगेंगे। और ये भी इसलिए रखा गया है कि आप सीरियस होकर थोड़ा पढ़ें, ठीक है। अब मैं अगले वीडियो में जो है लेके आऊँगा सीटेट के जो है जनवरी वाले क्वेश्चन, सीटेट जो है 2024 के जैन वाले। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है क्या आएगा आपका, अगला वीडियो जो है उसमें हम लेके आएंगे सीटेट के 2024 का ही जैन का पेपर, ठीक है, जैन का सीपीडी। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं 1-2 दिन में ही, मैं 1-2 दिन में ही जो है अगला पेपर डाल दूंगा। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ जो है सीटेट का जनवरी 2024 का पेपर सीपीडी का, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और अच्छे से अपनी जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं जो है हम सीटेट 2024 का जो है जन में, 2024 में जो है जन में जो सीपीडी के क्वेश्चंस आए थे वो देख लेते हैं हम लोग आज, ठीक है।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? ऑप्शन है आपके सामने, फर्स्ट, छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। सेकंड ऑप्शन है आलंबन, स्कैफोल्डिंग के माध्यम से छात्र को सीखने में मार्गदर्शन और समर्थन करना। थर्ड ऑप्शन है छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप में सीखने की अनुमति देना। और फोर्थ ऑप्शन है केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है। तो फोर्थ ऑप्शन तो देख ही रहे हैं, सीधा गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत है जेडपीडी, आपको पता ही है। तो जेडपीडी के अंदर क्या होता है, स्कैफोल्डिंग होती है, और वाइगोत्स्की जहां दिख जाए, स्कैफोल्डिंग दिख जाए तो उसी की तरफ चलते हैं पहले। तो क्या है, स्कैफोल्डिंग के माध्यम से छात्र के सीखने और मार्गदर्शन और समर्थन करना। ठीक है, तो स्कैफोल्डिंग के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आंसर सेकंड। ठीक है, दूसरा नंबर का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, नहीं बता रहे हैं। किशोरावस्था सामाजिक संरचना है। दूसरा है किशोर अवस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। तीसरा ऑप्शन है किशोर अवस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। तो जो है ये सारे तो ठीक है, हमको नहीं बताना है। तो पहले, दूसरा और तीसरा ये तीनों ठीक है, और नहीं क्या है, किशोर अवस्था के बारे में ये वाला फोर्थ। फोर्थ क्या कह रहा है, इसी यही इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से, एक समान तरीके से नहीं हो सकता, ये गलत है। एक समान तरीके से किशोर अवस्था में प्रवेश नहीं करते हैं, सब लोग इसे अलग अलग तरीके से इसमें आते हैं और सबका अनुभव अलग होता है। ठीक है, चाहे कोई भी कल्चर हो। ठीक है, विभिन्न संस्कृतियों यानी कि अलग अलग संस्कृतियों में, अलग अलग कल्चर में बच्चा होगा तो उसकी ग्रोथ भी अलग तरीके से होगी। ठीक है, तो उसकी किशोर अवस्था भी अलग तरीके से आएगी। ऐसा नहीं होगा कि सबके सब एक ही जैसे किशोर हो जाएंगे। जैसा कि आपको अभी पता ही चल रहा होगा कि अमेरिका में जो है बच्चे आजकल जल्दी बड़े हो रहे हैं, तो यही सीधा सीधा एक एग्जाम्पल है कि विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोर अवस्था में प्रवेश नहीं करते हैं। क्या है, नहीं करते हैं। चलिए थर्ड ऑप्शन देखते हैं। सुजाता नृत्य में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद पुरस्कार प्राप्त करना चाहती है। तो सुजाता की क्या है, आंतरिक रूप से प्रेरित है, बाहरी रूप से प्रेरित है, महारत उन्मुख है, या फिर असफलता परिहार शिक्षार्थी है। ठीक है, तो उसको जो है पुरस्कार चाहिए, वो प्राइज जीतने में रुचि रखती है, और उसकी प्रेरणा क्या है, बाहरी रूप से। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, वो बाहरी रूप से प्रेरित है। बाहरी रूप से प्रेरित कब होता है आदमी, दो तरीकों से। ठीक है, एक होता है रिवॉर्ड और दूसरा होता है पनिशमेंट। ठीक है, और आंतरिक रूप से कब होता है, आंतरिक रूप से होता है जब एक तो उसका इंटरेस्ट हो। ठीक है, दूसरा, दूसरा चलो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ। ठीक है, कि दूसरे जो है क्या होता है, आंतरिक रूप से प्रेरित कैसे होता है। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर दो बच्चे अलग अलग हैं, चाहे क्लास में जो है बच्चे अलग अलग हैं, अलग अलग कल्चर से हैं, अलग अलग कास्ट से हैं, अलग अलग रिलीजन से हैं, तो भाई उनको कैसे पढ़ाओगे? एक शिक्षक को क्या करना चाहिए इसके लिए? एक तो है पहला ऑप्शन, मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अच्छा लग रहा है ऑप्शन, मगर
गलत है, ऐसा नहीं होता, ये कोई कमी नहीं होती है, विभिन्नता कोई कमी नहीं होती है। दूसरा है व्यक्तिगत भिन्नताओं को नजरअंदाज भी नहीं कर सकता है कोई शिक्षक। तीसरा है भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए, बिल्कुल मानना चाहिए। इधर चलते हैं थोड़ा। फोर्थ ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनम्य और फोर्थ फोर्थ ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनम्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। इसका तो इस चीज से कुछ लेना देना नहीं है क्या? है, लेना देना है। सभी को समान पाठ्यक्रम नहीं पढ़ा सकते हैं, जिसका जैसा कॉन्टेक्स्ट बनता है वैसे बताना चाहिए। अगर आपके पास दो रिलीजन के बच्चे हैं तो आप उनको सेम त्योहार से नहीं समझा सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर थर्ड हो जाएगा। थर्ड है इसका आंसर। चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमारा पांचवा प्रश्न है जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है। ज्ञान क्या है? पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है। अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सहनिर्मित होता है। और लास्ट ऑप्शन है एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ नापा जा सकता है। ठीक है, रिलायबिलिटी के साथ नापा जा सकता है। फोर्थ ऑप्शन ये है। तो इसका आंसर जो है, अगर पियाजे हैं तो पियाजे जो है एक कट्टर रचनावादी हैं। ठीक है, रचनावादी हैं, कट्टर रचनावादी हैं पियाजे। ठीक है, तो पियाजे जो है कट्टर रचनावादी हैं, तो वो सीधा सीधा यही मानेंगे कि बच्चा ही बनाता है अपना। तो इसका ऑप्शन जो है पहला सही हो जाएगा। इसका आंसर होगा पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा ही ज्ञान निर्मित होता है। तो पियाजे का मानना है कि ज्ञान हमेशा बच्चे द्वारा निर्मित होता है। और पियाजे बच्चों को क्या कहते हैं? लिटिल साइंटिस्ट। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न क्या है? एक प्रगतिशाली कक्षा में आकलन क्या होता है या कैसा होता है? ठीक है, तो एक प्रगतिशील जो है कक्षा, उसमें आकलन कैसा होगा? गतिशील होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, योगात्मक होगा, मान संदर्भित होगा। ठीक है, तो आपको देखना है कि डायनामिक होगा, कि ऑब्जेक्टिव होगा, समेटिव होगा या नॉर्मेटिव होगा। तो प्रगतिशील शिक्षा है। एमसीक्यूज हो गए। वस्तुनिष्ठ नहीं, ये नहीं हो सकता। समेटिव तो एग्जाम के एंड में होता है, यानी कि जहां पर आप मार्क्स देते हो। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया, मार्क्स वाला ही। ठीक है, सिस्टम ये भी यही हो गया। नॉर्मेटिव भी कि आपने मान दे दिया, जैसे कि आपको सीटेट में लेके आने हैं 90 आउट ऑफ 150, तो ये भी नहीं इसका होगा। इसका आंसर यही होगा, डायनामिक होता है, प्रगतिशील शिक्षा है वो। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा में क्या क्या होता है? एक तो होता है कंटिन्यूअस होता है। क्या प्रगतिशील शिक्षा कंटिन्यूअस होती है? दूसरा फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, और डायनामिक होती है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स के नीड के साथ चेंज होती है। ठीक है, चेंजेस विथ नीड्स ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होता है ये स्टूडेंट के नीड के साथ चेंज होता है। और बाकी सब क्या है? ये तीनों ऑप्शन जो है, ये तीनों ऑप्शन क्या है? ये स्टैटिक है, ये चेंज नहीं हो रहे। ठीक है, अगले पे चलते हैं, 7th नंबर क्वेश्चन पे। तो हमारा आ गया है अभी 7th नंबर क्वेश्चन पे जो है
7th नंबर क्वेश्चन क्या है? कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? क्या ऐसा क्या करता है बच्चा, या ऐसा है हम ही क्या करेंगे मान लो कि जो है वो मेमोरी बन जाए। तो मेमोरी कैसे बनती है हमारी? जब हम किसी चीज पे ध्यान देते हैं। अगर कोई चीज सामने और ध्यान नहीं दिया तो मेमोरी नहीं बनेगी। बाकी तो ये सब सीधे ही दिख रहे हैं कि गलत ऑप्शन है सारे के सारे, और ध्यान देना ही इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि मान लो ये बच्चा है, ठीक है, और ये एक पेड़ पे जो है एक बंदर को देखता है, ठीक है। तो जब ये इस बंदर को देखेगा, इस पे इसकी अटेंशन जाएगी, तभी ये इसकी मेमोरी बनेगी कि पेड़ पे बंदर था, बंदर पेड़ पे होते हैं या जो भी है, ठीक है। और अटेंशन के बारे में जो है कौन बात करता है? अटेंशन के बारे में बात करते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरीज होती हैं, वो किसके बारे में बात करती हैं? अटेंशन के बारे में बात करती हैं। तो इसका आंसर पहला हो गया, ध्यान देना। 8th नंबर है, कौन सा ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? ठीक है, इनमें से कौन सा प्रश्न है जिसमें आपको विश्लेषण करना है, ठीक है, या छात्र को विश्लेषण करना है? ऑप्शन दे रखा है कि एक किताब है, उपन्यास टू किल अ मॉकिंग बर्ड, ठीक है, इसका कथानक क्या है, इसका विषय क्या है, लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं, या फिर इसका नायक कौन है, ठीक है। तो इनमें से जो है कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा? तो इनमें से यही ऑप्शन होगा जो हाउ कहता है, ठीक है। हाउ मीन्स एनालाइज, ठीक है। इनमें से हाउ क्या है? ये तो क्या है, क्या है, क्या है, कैसे, हाउ कैसे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो है थर्ड, तीसरा सही हो जाएगा कि एनालिसिस के बारे में का मतलब था हाउ, एनालाइज करना है ना हमको कि कौन कौन से जो है वो सिंबल यूज कर रहा है, ठीक है, कि वो मॉकिंग किसको कह रहा है, मॉकिंग बर्ड, ठीक है, मॉकिंग बर्ड का उसका मतलब क्या है, ठीक है, किल का मतलब उसका क्या है, ठीक। और ये सब जो है ऑप्शन तीनों बाकी के, इनमें कहीं एनालिसिस नहीं कर रहा है। इसके तो डायरेक्ट आंसर दिए जा सकते हैं ना, कि कथा क्या, कथानक क्या है, इसका प्लॉट क्या है, ठीक है, किस थीम पे बना है, विषय भी इसका, और इसका हीरो कौन है, नायक कौन है। चलो 9th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th नंबर है असर्शन वाला क्वेश्चन, अभिकथन। शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंता करनी चाहिए। इसका कारण दे रखा है, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है शिक्षक चिंतनशील हो। ये वाला जो है क्वेश्चन जो है मैंने आपको जो पिछला जुलाई वाला करवाया था उसमें भी यही था, सेम टू सेम क्वेश्चन ही आया था, और ये फिर इसमें भी आया हुआ है। तो मतलब कि ये चीज तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह शिक्षक का, ठीक है, कि शिक्षक को क्या है, रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए, और शिक्षक को पूर्वाग्रही नहीं होना चाहिए, हमेशा नए ज्ञान को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों ही जो है सही हैं, और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है? क्या देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण ही इसकी आलोचना है।
क्योंकि वो जो है कोहलबर्ग तो पहले ही ये मान रहा है ना इस थ्योरी में कि जो है औरतों का काम ही जो है देखभाल करना है। ठीक है, बाकी ये सब तो बातें वो ऐसा कर ही नहीं रहा है कि बच्चों की क्षमताओं को मानना है, ज़्यादा नैतिक क्षमताओं को। बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध ये भी कुछ नहीं है, ये तो बिल्कुल ही नहीं है कहीं भी। ठीक है, तो कैरोल यही मानती हैं कि जो है कोहलबर्ग का सिद्धांत औरतों की उपेक्षा करता है, महिलाओं की उपेक्षा करता है, और ये आदमी द्वारा लिखा गया, आदमियों के लिए लिखा गया है। ये देखिए, जो ये मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी कि मैंने एक ऐप बनाई है सीटेट के लिए ही, जो भी आप लोग अगर सीटेट की तैयारी करते हैं तो। और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा मुझे इसको बनाने में, मगर मैंने इसको बिल्कुल ऐसे ही बनाया है जैसे कि सीबीएसई का सिलेबस है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं किया है कुछ भी। और अगर आप इस ऐप को यूज़ करते हैं तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपका पूरा सिलेबस कवर करा देगा। आपको किसी टेक्स्ट बुक वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पे सारा मॉक भी कर सकते हैं, और उसके बाद आपके जो दूसरे एग्ज़ाम भी हैं जैसे कि यूपी टेट या एच टेट, वहाँ भी ऐप आपको काम आएगी। और पूरा का पूरा आप देख सकते हैं सिलेबस मैंने बिल्कुल मार्क्स वाइज जैसे ये है वहाँ पर वैसे ही बनाया हुआ है। चैप्टर भी मैंने बिल्कुल ऐसे ही अरेंज किए हैं, और एमसीक्यूज एक्सप्लेनेशन तो देख ही सकते हैं, उदाहरण के साथ जो है इसके जो है व्याख्या के साथ जो है दिए हुए हैं आपको एमसीक्यूज। और ये 15,000 के लगभग एमसीक्यूज हैं इसमें। बाकी जो आप पढ़ेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है दूसरी भी तरीके से जो है मैंने आपको दिखाया है कि इसमें वन लाइनर्स हैं, वन लाइनर्स भी हैं, और थ्योरी की थ्योरी पूरी की जितनी है इसकी वो भी डाली गई है। और आपके जो है माइंड मैप्स, कंसेप्ट मैप्स सब डाल दिए गए हैं। तो आप लोग एक बार ऐप ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। मैंने ऐप का लिंक जो है इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप लोग एक बार ऐप ज़रूर देखिए और रिव्यू करके बताइए कि ऐप कैसी लग रही है आपको। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वास्तविक, ये भी असर्शन है, अभिकथन, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। कारण, विकास अपेक्षाकृत सुव्यवस्थित, और सुव्यवस्थित नहीं, व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के कई रास्ते मिलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। रियल लाइफ से ही जो है कंक्रीट एक्सपीरियंस होगा और बच्चों की लर्निंग बढ़िया होगी। ठीक है, कई रास्ते मिलेंगे। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है, बात तो बिल्कुल ठीक है। विकास भी व्यवस्थित होता है, अनुक्रमित होता है, एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज आती है, मगर इसका इससे कुछ लेना देना तो है नहीं। ठीक, तो दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, इसका आंसर सेकंड हो गया हमारा। 12th नंबर पे आते हैं। डिसलेक्सिया के बारे में पूछा है। डिसलेक्सिया क्या है? डैश स्थिति है जो शिक्षार्थियों की डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। क्या है डिसलेक्सिया? और ये जो है लर्निंग डिफिकल्टीज, जो है ये जरूर आएगा सीटेट में, ये फिक्स है, ये फिक्स होता है ये। ठीक है, फिक्स सीटेट का टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटीज। ठीक है, 1-2 नंबर के, कभी कभी तो 3 नंबर के जरूर आएंगे। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि डिसलेक्सिया क्या है। डिसलेक्सिया क्या है? भावनात्मक चित्र बनाने
नहीं भाई, इसका डिसलेक्सिया से क्या लेना देना है। दूसरे नंबर पे है तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल। ठीक है, पहले में यहाँ पे ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ने की क्षमता को प्रभावित करता है। हाँ, यही इसका आंसर है। इसका आंसर सेकंड है। ठीक है, ये इसका कुछ लेना देना नहीं है, इसका भी इससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, डिसलेक्सिया क्या है? एक न्यूरोलॉजिकल, ठीक है, कंडीशन है जो साउंड्स को सिंबल में लिंक करने में जो है शिक्षार्थी को प्रॉब्लम होती है, जिसमें ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ने में छात्र को परेशानी होती है। लेक्सिया का मतलब ही क्या है? शब्द, और शब्द से ही प्रॉब्लम है। डिस का मतलब ही हो गया कि उसको इसके साथ ही कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, बाकी जो अदर्स होते हैं आपको पता ही है, डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया वगैरह जो है। तो आप एक बार इसको जरूर करके जाना, इसमें से जरूर 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते ही हैं। 13 नंबर पे चलते हैं। 13 नंबर क्या है? एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? क्या करना चाहता है शिक्षक? छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया में संबंध बनाने के बारे में बताना चाहता है। ठीक है, तो क्या होगा? छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद करने दें? बिल्कुल नहीं, रियल दुनिया में इसका कोई काम नहीं। ठीक है, विद्यार्थियों से बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली पत्रक पूरी करने को कहें, एमसीक्यूज करने को कहेंगे। इससे क्या होगा? रियल दुनिया में कुछ भी नहीं। ठीक है, विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंध की विधि द्वारा सीखने को कहें। थोड़ा सा ठीक है, मगर रियल दुनिया से तो इसका भी कुछ नहीं, क्योंकि ये चेंज हो जाएंगे। बाहर तो आपके हिसाब से नहीं रहेगा, ये चेंज हो जाएंगे। रियल दुनिया में क्या हो सकता है? बाकी चौथा ऑप्शन है छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। हाँ, ये ठीक है बिल्कुल, कि बच्चा जो है, छात्र जो है वर्तमान मुद्दे पे अपना खुद का रिसर्च करेगा और अपना निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करेगा। ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 नहीं 14, क्वेश्चन नंबर 14 का है भैया। क्वेश्चन नंबर, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? आप लोग इस चीज पे ध्यान दे रहे हैं? अब तक ये जो है फोर्थ क्वेश्चन है, जो कि थिंकर से है। ठीक है, थिंकर कौन? पहले हमने फोर्थ क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन आ गए ना, और हो सकता है आगे भी हो 1-2। तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि थिंकर से जो है 5 से 6, ये जो है 5 से 6 प्रश्न थिंकर से ही रिलेटेड आते हैं। तो ये चीज तो आपको मजबूत कर लेनी है बिल्कुल, कि एकदम मजबूती से थिंकर के तो ऊपर तैयारी पूरी करके जानी है। ठीक है, अब फिर से कोहलबर्ग आ गए। कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? यानी कि बच्चे जो है कानून को बहुत मानते हैं भाई, उस टाइम कानून के बारे में बातें करते हैं। ठीक है, पहला है पूर्व पारंपरिक नैतिकता, प्री कन्वेंशनल, यानी कि छोटा बच्चा 2 से 7 साल वाला मानेगा क्या कानून? नहीं, यहाँ पर क्या चलता है? यहाँ पे चलता है फियर। ठीक है, ठीक, यहाँ पे चलता है इंटरेस्ट, इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे चलता है लालच। उसकी सारी नैतिकता क्या है? इन पे बेस्ड है, 2 से 7 साल के बच्चे की, फियर पे, इंटरेस्ट पे, ग्रीड पे। ठीक है, सेकंड है पारंपरिक नैतिकता, थर्ड है विषम नैतिकता,
पता नहीं, विषम नैतिकता नहीं होती कहीं, ऑटोनोमस होती है, आप खुद से अपने नियम बना लो, तो इसका कानून से कुछ लेना देना नहीं। पहला मैंने आपको बता ही दिया, तो सेकंड इसका ऑप्शन हो गया पारंपरिक नैतिकता। यहाँ पर बच्चा क्या करता है, लॉ एंड ऑर्डर मानता है, ठीक है। फिफ्टींथ नंबर क्वेश्चन में कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें से हमको देखना है कि जो हो सकते हैं उनको अलग कर दो, नहीं निकल जाएगा, ठीक है। विविध दृष्टिकोणों का समावेश करना चाहिए, उचित समावेशन का पालन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। विभेदित निर्देश देने चाहिए, हाँ, हर बच्चे को अलग तरीके से समझाना पड़ता है, ठीक है। प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना नहीं, कंपटीशन नहीं कराना है बच्चों में, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है? इंक्लूसिव क्लासरूम कह रहा है, ठीक है, कह लो, एजुकेशन कह लो, में क्या होता है? इसमें क्या होता है? कोऑपरेशन होता है, ठीक है, सहयोग होता है, ठीक। तो इसमें कंपटीशन नहीं होता, कंपटीशन नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, सहयोग होता है इसमें। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए, इंक्लूसिव क्लास के लिए क्या चाहिए हमको? सहयोग, कंपटीशन नहीं। चलिए 16th नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है? रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि कौन सा मूल्यांकन है? प्रोग्रेसिव, ठीक है, फॉर्मेटिव मूल्यांकन, फॉर्मेटिव मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि क्यों है भाई? फॉर्मेटिव असेसमेंट में जो है कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो, वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। अब क्या है? पहला कि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में इंसाइट्स देते हैं, ठीक है, अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। तीसरा है वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद, अंतिम उत्पाद नहीं होता फॉर्मेटिव में तो, ठीक है। और छात्रों को शामिल करते हैं, थोड़ा सा अजीब है। उसके बाद इनमें से कौन कौन से लेने हैं हमको? पहला ठीक है क्या? हाँ, पहला ठीक है, छात्रों को शामिल करते ही हैं, बस ये वाला नहीं करते ना। तो जिसमें देखना है हमको कि सी किस में नहीं है, इसमें सी है, काट देते हैं। इसमें घर है नहीं, इसमें सी है तो काट देते हैं। बचता है दो, ए और डी, ठीक है, ए और डी बात तो ठीक है, मगर बी भी ठीक है, इनसाइड तो देते ही हैं, बस सी नहीं है, ठीक है। तो इसका फोर्थ हो जाएगा ए बी और डी, ए बी
और डी, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये तीनों तो हैं ही। चलिए 17th नंबर पे आते हैं। 17th नंबर क्या है? 17वां प्रश्न कहता है कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? थोड़ी मुश्किल हिंदी देखते हैं। Which of the following describes a mastery goal orientation? ठीक है, मास्टरी के लिए जो है गोल की तरफ कौन सा लेके जाता है भाई इनमें से? दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा पर ध्यान देना से क्या है? मास्टरी आ जाएगी? नहीं। ध्यान ही दूसरों पर है तो मास्टरी कैसे आ जाएगी? नहीं। किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। हाँ, सेल्फ पे काम कर सकते हैं भाई, अपने पे ही तो काम करेंगे, अपने पे। ठीक है, अपने पे ध्यान देना, ये बढ़िया है। ठीक है, बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना, फिर ठीक है। ये भी गड़बड़ ही है, ये भी गड़बड़ ही है। सिर्फ ग्रेड के लिए नहीं पढ़ते भाई, या काम नहीं करते। फोर्थ है अपमान के डर से। ठीक है, ये भी डर है, नेगेटिव वर्ड हो गया ना, इसलिए थोड़ी होता है। सजा, ये भी नेगेटिव है, ये भी नहीं। आंसर इसका सेकंड होगा, किसी कार्य के लिए अपने कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। ठीक है, मास्टरी क्या है? मास्टरी के लिए आपको क्या चाहिए? जो मास्टरी है इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए आपको फोकस। ठीक है, और चाहिए आपको अंडरस्टैंडिंग। ठीक, और ये दोनों कहाँ से आएंगे? ये दोनों आएंगे खुद पर काम करने से। और ये क्या है? आंतरिक प्रेरणा होगी। जब आंतरिक प्रेरणा होगी तब आप फोकस करोगे, तब आप समझोगे। बाकी तीनों ऑप्शन क्या है? सब बाहर है, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है। सिर्फ खुद पर ध्यान देना है ये। 18th नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन सा ऑप्शन है जो सबसे अच्छा वर्णन करता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में शिक्षक की भूमिका का? शिक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। नई, शिक्षक प्राथमिक स्रोत नहीं है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, बच्चे वहां पर जो है स्रोत है प्राथमिक। ठीक है, दूसरा है शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर अवलंबन देता है, स्कैप फोल्डिंग देता है। ठीक है, उसके बाद शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से नहीं, कड़ाई से नहीं, गलत, ये गलत, ये गलत। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है। ठीक है, सीखने देता है मगर छोड़ता नहीं। ये सेम क्वेश्चन जो है पीछे भी जो आया था जुलाई वाला, उसमें भी सेम यही था कि सीखने देता है मगर हस्तक्षेप करता है, उन्हें गाइड करता है। ठीक है, गाइड तो करता है। ठीक है, तो ये भी गलत, सेकंड हो गया सही। प्रयोग करने के लिए सामग्री प्रदान करता है तरह तरह की, और जरूरत पड़ने पर हेल्प करता है, स्कैफोल्डिंग देता है। 19 नंबर प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है? जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा? जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। दूसरा है जेंडर स्थिरता
को मजबूत करना, जेंडर पहचान को मजबूत करना, जेंडर भूमिका की नम्यता को हतोत्साहित करना। तो बताना है आपको कि टेक्स्ट बुक जो होती है हमारी जो और मीडिया में जेंडर प्रतिनिधित्व का जो है किस तरीके से किया जाए, जिससे प्रश्न पूछने को प्रोत्साहन मिलेगा इस टॉपिक पर। ठीक है, जेंडर प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, इस पर जो है पूछने के लिए प्रोत्साहन कब मिलेगा, जब पहचान मजबूत करनी होगी? नहीं। जब स्थिरता मजबूत करनी होगी तो भी नहीं। इस बारे में बात ही नहीं करना, ठीक है, तो भी नहीं। जब हम इसके बारे में सवाल उठाएंगे तब जो है प्रोत्साहन मिलेगा इस टॉपिक पर पूछने के लिए कि जेंडर प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है। क्योंकि जेंडर के बारे में रूढ़ियां होती हैं, स्टीरियोटाइप्स होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर फर्स्ट हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, मैंने आपको बताया था ना, ये बहुत आते हैं भर भर के। जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे अक्षर एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता, ठीक है, कब विकसित होती है विद्यार्थियों में? कह रहा है ना, मतलब क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इसी के बारे में बात कर रहा है ना कि भाई ये किस टाइम आ जाती है? मूर्त में, अमूर्त, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें कि क्या होता है, संरक्षण और क्रमबद्धता आ जाती है। अब एक्स्ट्रा क्या है, अब बात कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट की, तो मूर्त का तो मतलब ही नहीं है, पहले दोनों ऑप्शन तो हमारे गलत ही हो गए। मूर्त। तीसरा क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीज गणित और गणना, ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, हाँ, तीसरा ही इसका आंसर हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है और उस दौरान क्या कर लेता है बच्चा? बीज गणित और गणना की उसमें क्षमता आ जाती है। और ये अवस्था कब आती है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 प्लस ईयर्स में आती है, ठीक है, 11 साल के बाद आ जाती है। 21 जो है क्वेश्चन है हमारा, आलोक व्यवहार क्या दिखाता है? पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ता है, आंखों को बार बार मूंदता है, रगड़ता है, आंखें लाल है, सूजन है, अक्षर पहचानने में भ्रमित होता है। क्या लक्षण है उसके भाई? उसको क्या हो सकते हैं? दृष्टि संबंधी समस्या, हाँ, दृष्टि संबंधी समस्या है ना, उसको दिख ही रहा है सीधा, आंख मूंद रहा है, रगड़ रहा है, आंख लाल है, ठीक है, ये कोई समस्या थोड़ी ना है उसको, सीधा इसका आंसर है, आंख रगड़ रहा है, आंखों में प्रॉब्लम है, पहला हो गया इसका। 22 एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारण, समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। किसमें? समावेशी कक्षा में क्या है? सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। हाँ, ठीक है बात। दूसरा क्या है, इसका रीजन क्या कहता है? कारण कि समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के
माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। ऐसा तो कुछ नहीं कहता भाई, ये ऐसा कहीं ये कहता ही नहीं है ऐसा कुछ भी व्यक्तिगत मतभेद। ठीक है, वो भिन्नता की प्राप्त कर रहा है ना, मतभेद की नहीं, व्यक्तिगत विभिन्नता, नॉट मतभेद। तो ये गलत है, आर गलत है, ए सही है। 23rd नंबर क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के डैश हैं। तो ऑप्शन है अधिक जानकार, अन्य, और दूसरा अंदर। अधिक जानकार, अन्य। ठीक है, अधिक जानकार तो होएगा ही, वाइगोत्स्की है तो, यानी कि अधिक जानकार। ठीक है, क्योंकि जेडपीडी में होता ही यही है कि एक अधिक जानकार होता है। ठीक है, तो ये तो बात एकदम फिक्स हो गई कि ये दोनों आंसर नहीं है। ठीक है, अब अधिक जानकार और बस बाहर, यहाँ देखते हैं क्या है, उनके जो है समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के, बस बाहर है नहीं। जेडपीडी में क्या होता है, वो कर सकते हैं और एक अधिक जानकार जो उनकी हेल्प करता है। ठीक है, तो हमको चूज करना है फर्स्ट या सेकंड में से, तो बस बाहर तो है नहीं तो अंदर। ठीक है, फर्स्ट हो गया इसका आंसर, पहला हो गया। ठीक है, ज्यादा जानकार जो है, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिक जानकार अनुसार बच्चे अधिक जानकार के साथ अंतःक्रिया करेंगे। ठीक है, और अनुभव से लाभान्वित होंगे और उन कार्यों को कर पाएंगे जो उनके विकास के क्षेत्र के अंदर है, बाहर के नहीं, जो अंदर है। 24th क्वेश्चन देखते हैं। 24th क्वेश्चन है, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी। ठीक है, टीचर नोटिस करती है, क्या नोटिस कर रही है, कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है। तो हमारे ऑप्शन है यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन है छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना। सेकंड ऑप्शन है छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना। स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ कार्रवाई करना। गलत ऑप्शन, ये तो गलत हो गया। उसके बाद बार बार कार्य देना, ये भी नहीं कर सकते हैं। सख्ती नहीं कर सकते छात्र के ऊपर। ऑप्शन हो गया छात्र खुद से करे अपना टाइम मैनेजमेंट, उसके बाद उसको टाइमर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया तीसरा, थर्ड ऑप्शन हो गया इसका राइट आंसर। पच्चीस नंबर का क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन। अभिकथन है, छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। कारण, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, तो दोनों ही सही हैं, इसका आंसर यही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है। पहला इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्कूल में बने रहने की संभावना तभी होता है जब स्कूल से उनको भावनात्मक लगाव होता है, और भावनाओं के कारण ही आदमी जो है अच्छे से सीखता है। भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, दोनों सही हो जाएंगे, ये इंटर रिलेटेड है आपस में। ठीक है, इमोशन एंड लर्निंग आपस में क्या है,
इंटररिलेटेड हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में है, कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी का जो है क्वेश्चन है ये, तो इसमें पूछा है कि कौन सा मूल सिद्धांत है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग का। शिक्षकों को छात्रों, पहला है जो, शिक्षकों को छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। अच्छा, दूसरा है, अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। अच्छा, तीसरा क्या है, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, ये तो पहले ही काट दो। दूसरा, प्रत्यक्ष निर्देश जो है टीचर दे सकता है मगर स्पष्ट नहीं, कंस्ट्रक्टिव फिर कैसे हो जाएगा, स्पष्ट हो गया तो, निर्देश तो दे सकता है मगर स्पष्ट नहीं हो सकता ना इसमें, ये भी गलत ऑप्शन हो गया। ये अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर कैसे मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन में सही उत्तर नहीं मिलते, भी गलत हो गया। आपका ऑप्शन थर्ड ही बचेगा, तीसरा ऑप्शन राइट होगा। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, कौन कौन है जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, जो है कौन कौन है आपके हैं, पियाजे और वाई गोस्त की। गलत हो गई यार स्पेलिंग, वाई गोत्स्की है। ठीक है, ये जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, ये रचनावादी जो हैं। ठीक है, और इनका मूल सिद्धांत क्या है कि बच्चे खुद ज्ञान का निर्माण करते हैं। 27 नंबर है, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक कर सकता है, शिक्षकों को कम से कम मदद करनी चाहिए। कारण इसका दिया हुआ है, बुद्धि को, बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। ये भी बात ठीक है, बात तो ये भी ठीक है, मगर दोनों आपस में रिलेटेड तो नहीं है। तो क्या होगा इसका आंसर, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हो गया इसका आंसर। दोनों सही हैं मगर इनकी व्याख्या नहीं करती है भाई, आर जो है एक ही। 28 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, 28वां नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता है? प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन की कौन सी विशेषता है? ऑप्शन दे रखे हैं आपको ऐसे, ए और बी और सी, बी सी डी, ए बी सी डी, चारों सही है इनकी। तो देख लेते हैं एक बार ऑप्शन। यह एक रेखीय प्रक्रिया है। रेखीय होती है क्या सामाजिकरण, मतलब ऐसे ही चलती है, ये आएगा फिर ये आएगा फिर ऐसे ऐसे, यानी कि ये इसके पास नहीं जा सकता क्या, ये इसके पास जा सकता है, कोई किसी के पास भी जा सकता है ना, रेखीय तो नहीं है, पहला ही काट दो। दूसरा है कि जटिल है, हाँ जटिल तो है, सामाजिकरण जटिल है। ठीक है, ये एक बहुआयामी है, हाँ ठीक है बहुआयामी है। उसके बाद ये विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है, हाँ बिल्कुल सही बात है, हर संस्कृति में अलग अलग तरीके से होती है, एक जैसी नहीं हो सकती। ठीक है, तो सामाजिकरण जो है क्या है, बी है, सी है और डी है। कहाँ है ऑप्शन हमारा, बी सी डी, ये रहा थर्ड ऑप्शन जो है, ये राइट हो गया इसका। 29 नंबर पे जो है प्रश्न है फिर, असर्शन, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब बच्चा मध्य बाल अवस्था या किशोर अवस्था में प्रवेश करता है।
ठीक है। देयर इज नो ऑब्जेक्टिवली डिफाइनेबल मोमेंट व्हेन अ चाइल्ड एंटर्स मिडल चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस इन नेचर, ये तो ठीक है, और ये कोई डिफाइन नहीं कर सकता है, कोई बच्चा पहले इसमें जा सकता है, ठीक है, कोई थोड़ा लेट हो सकता है इस प्रोसेस में, तो ये भी बात ठीक है। और विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है, हाँ बिल्कुल ये भी बात ठीक है, और इसी कारण से जो है ये होता है, क्योंकि निरंतर होता रहता है तो इसका कोई निश्चित क्षण नहीं होता। दोनों सही हैं, पहला ऑप्शन इसका हो गया, ए और आर दोनों सही हैं, और ए की आर सही व्याख्या कर रहा है यहाँ पे। चलिए अंतिम प्रश्न पर आ गए हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय, थोड़ा सा मुश्किल हिंदी, आत्म संप्रत्यय, एकेडमिक सेल्फ कंसेप्ट, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक सेल्फ कंसेप्ट, ठीक है, के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। कौन? एक प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के सेल्फ कंसेप्ट को, ठीक है, विकसित कर सकता है। कैसे पूछ रहा है यहाँ पर, कैसे कर सकता है? सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना, अच्छा तो इससे क्या सेल्फ कंसेप्ट विकसित होगा? नहीं। उसके बाद छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना, इससे इससे तो बिल्कुल नहीं होगा, पहल ही नहीं करेंगे तो कंसेप्ट क्या बनेगा? छात्रों में स्वायत्तता और पहल को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल, अगर वो बताएंगे अपने कंसेप्ट को सीखने के लिए जो है पहल करेंगे तभी तो बनेगा ना इसका। और ये तो उम्मीदें कम रखना, ये भी गलती हो गया। अब ये क्यों हो रहा है? छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करने से जो है बच्चा सेल्फ कंसेप्ट कैसे बना लेगा? तो ये एक थ्योरी है एरिक्सन की। क्या है थ्योरी? इंडस्ट्री वर्सेस इंश्योरिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर जब आप बच्चे को जो है रिवॉर्ड करते हो, यहाँ पे है ना, रिवॉर्ड करते हो, ये रहा रिवॉर्डिंग, ठीक है, जो आप बच्चे को रिवॉर्ड करते हो किसी काम के लिए, तो वो कोई पहल करता है या कुछ जो आप चाहते हो कि वो करे, तो उससे क्या होता है, उसका एकेडमिक कंसेप्ट बूस्ट करता है, बच्चा अपने आप को जो है काबिल पाता है, ठीक है, काबिल पाता है, ठीक है, उसको लगता है उसके अंदर कि मैं कर सकता हूँ, उसके अंदर क्या आता है, कॉन्फिडेंस आता है, और फिर वो बढ़िया से जो है अपना जो कंसेप्ट होता है समझ लेता है। चलिए तो ये जो है अभी तक के मैंने आपको 30 क्वेश्चन करा दिए, जो कि पिछले साल 2024 में आए थे जनवरी के पेपर में, और अब अगले वीडियो और अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम करेंगे 2023 के सीपीडी, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि ये जो है पेपर से पहले आपको जितने पेपर में क्वेश्चंस आए हैं कम से कम उतने तो मैं करा ही दूं, ताकि जो रिपीटिव क्वेश्चन आपने देख ही लिए कि इसमें भी 3-4 क्वेश्चन तो थे वो रिपीट हो रहे थे, और एक ही साल के अंदर 2-2 बार रिपीट हो गए हैं वही सेम क्वेश्चंस, तो इसलिए जो है पिछले साल के पेपरों को करने से जो है आपके कंसेप्ट भी बढ़िया बन जाएंगे, और आपके चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे सही मार्क करने के ऑप्शंस को, क्योंकि आपने क्वेश्चंस पहले से देखे होंगे। तो चलिए मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में।